हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के 21 जुलाई के शिफ्ट 1 में पूछे गए मैथ्स के सारे सवालों को हल करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग मैथ्स का सीरीज चला रहे हैं, अभी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन दे रहे हैं। हम लोग मैथ्स का शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद फिर इंग्लिश करेंगे, फिर रीजनिंग भी करेंगे। तो ये हमारा 21 जुलाई का शिफ्ट 1 है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन आगे मिलेगा, ये रीजनिंग है। ये आपका जीके ओवर होने वाला है। ये आपका पहला सवाल आ चुका है। ठीक है, पहला सवाल ये आपका अलजेब्रा का सवाल है और आपसे पूछा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC की वैल्यू क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है पहले से कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC जो होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो इसमें आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू आपको मालूम है, तो बस आपको ये वाला वैल्यू भी निकालना पड़ेगा पहले से। तो हम एक और काम करते हैं, हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना होता है, 144। और फार्मूला क्या बोलता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, जो कि वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 47। तो हम यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। 144 माइनस 94 इज इक्वल टू 50। अब इस वैल्यू को यहाँ पटक दीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 12, ये वैल्यू आ चुकी है 50 और ये वैल्यू है 47। क्योंकि अगर माइनस यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये बन जाएगा, जो कि वैल्यू कितनी दे रखी है 47। आप देखो 12 गुना 3 यानी कि ये बन जाएगा 36 और ये आपके सवाल का आंसर है। अलजेब्रा का ये पहला सवाल जो कि एक आसान सवाल है, इसे हम लोगों ने शुरुआत किया है। अगला सवाल क्या बोलता है कि राघव जो है 45 मिनट में 3300 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में निकालिए। बिल्कुल आसान सवाल है। आप देख सकते हैं कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है 3300 मीटर और इस टाइम कितना है 45 मिनट। तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तब तो ये मीटर पर सेकंड हो गया, लेकिन आपको निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो हम एक काम करते हैं ना, इस मीटर पर सेकंड को चेंज करते हैं डायरेक्टली और सीधे हम निकाल देते हैं किलोमीटर पर आवर में। तो आप काम करो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। बन जाएगा ना। अब जरा देखो, 9 2 जा 18, 9 5 45। फिर आप देखोगे तो ये एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 5 30 और 30 से कम 30, 30 से कम 30, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 22/5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बोल सकता हूँ 4.4 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ चुकी है। किसकी? राघव की। तो दूसरा सवाल भी आसान सवाल है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कुछ वर्षों में बेचे गए पंखा और कूलर की इकाइयों में परसेंट वृद्धि को दर्शाता है। तो कूलरों और पंखों के वृद्धि दर के औसत में कितना अंतर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कूलर सोल्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है फैन सोल्ड। जो ब्लू लाइन है, ब्लू वाला जो है डॉट वाला, इसको बोलेंगे फैन वाला है। और ये वाला जो येलो है, येलो ये वाला, ये तुम्हारा कूलर है। तो आओ जरा चेक कर लेते हैं, सबका समेशन निकाल लेते हैं। डायरेक्टली हम डिफरेंस निकालते हैं। जो पूछ रहे हैं ना, डिफरेंस का एवरेज कितना अंतर है, औसत में कितना अंतर है। तो आओ जरा एवरेज का हम डिफरेंस निकालते हैं डायरेक्टली। तो आप एक काम करो, पहले सबको जोड़ो। 60 प्लस 72 132 और 54 186 और 45 कितना हो जाएगा 231 माइनस ये देखो 27 और 18 45 और 30 75 और 20 95। लेकिन ये डिफरेंस हुआ, तो औसत के लिए आप 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 4 साल का नोट निकाल रहे हैं। तो आप देखेंगे 136 बनने वाला है, क्योंकि यहाँ 5 है, ला के जोड़ दो इसमें बाई 4, यानी 4 गुना 3 12, 4 चौका 16। सो दिस इज द एवरेज डिफरेंस जो कि आपसे पूछ रहा है सवाल में, और ये इस सवाल का आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं ऑप्शन में क्या कहता है। ऑप्शन हाँ 34 इज द आंसर। आगे बढ़े, आसान सवाल था। आपने बोला कि 5%, 10% और P% की क्रमिक छूटें जो है इतने एकल छूट के बराबर है, तो P का मान कितना होगा। तो पहले हम 10 5 का निकाल लेते हैं। 10 5 15 और माइनस 10 का 5% यानी कि 0.5, यानी इसकी वैल्यू आ चुकी है 14.5%। 14.5%। अब जरा देखो आप, इतने की एकल छूट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला मैं लगाता हूं जरा। 14.5 प्लस एक्स। ठीक है,
माइनस 14.5 इंटू एक्स बाई 100, राइट, इज इक्वल टू 31.6। आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल पाएंगे, तो आप जरा देखो कितना आने वाला है। तो ये आप डेसिमल को हटाओगे, अगर डेसिमल को हटाया मैंने तो कितना आ गया, 0। क्या ये 5 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। आप देखो 5 से कितना काट लूंगा। तो अच्छा, मैं एक काम करता हूँ थोड़ा देर के लिए, थोड़ा आसान करने के लिए मैं क्या सोच सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 145 कॉमन निकाल सकते हैं क्या? नहीं तो प्लस में, ठीक है मैं काट लेता हूँ। 5 गुना 10, 5 9 45, और ये 5 से कट जाएगा 200 बार में, ठीक है। ठीक वैसे मैंने क्या किया, इसको 14.5 को लिखता हूँ 29/2, ठीक है। और ये प्लस x माइनस 29x/200 इज इक्वल टू 31.6, और यहाँ पे नीचे लाता हूँ 10, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये 200x में से 29x कम कर दो, इधर आ जाओ। तो आप देख सकते हैं 171x अपॉन 171x अपन ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू, अगर इसको आप काटेंगे तो कितना बनेगा, या फिर इधर इसको ले इधर, ये कितना है 316/10 माइनस ये बन जाएगा 29/2। आओ जरा सॉल्व करते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 10, 316, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 145, यानी 155 और 16 कितना हो जाएगा 171/10, और ये वैल्यू है 171x/200 का, ये वैल्यू है इसका। तो आप जरा बताओ 171 से 171 कट जाएगा, और ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि जो x की वैल्यू आ रखी है वो 20 आ रखी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या x की वैल्यू हमने जो माना था कि थर्ड वाला जो परसेंटेज था ये वही है कि नहीं? ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का आंसर है। ये बढ़िया सवाल है, क्योंकि डेसिमल में देख के थोड़ा डर लगता है कि चलो यार मैं कैसे करूँ। तो एक बार आप सिंपल तरीके से निकाल लो, सेकंड में आप x लगा के निकाल सकते हैं। बाकी अगर आपका दिमाग थोड़ा तेज है, आप अगर कुछ चीज़ें मन में कर सकते हैं, तो फटाफट आप ट्राई करके चेक कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि इस वाले वैल्यू को लेकर के 14.5 को लेकर के इस ऑप्शन का यूज करके मन में देखो कि 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, फटाफट आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो ऑप्शन के अंदर जो डिफरेंस है ना 15-20, एक बड़ा बड़ा गैप दे रखा है, तो फटाफट आप निकाल सकते हैं बिना कोई तकलीफ के, ठीक है। ये तुम्हारा फंडामेंटल तरीका हो गया, बेसिक तरीका हो गया। अच्छा सवाल था ये, आगे बढ़ते हैं। एक श्रमिक है 12 दिन में एक कार्य का 3/5 पूरा करता है, यानी 3 से काट दो 4, यानी 4 बचे 20, उस काम को 20 दिन में पूरा करता है। तो आपसे पूछा कि वह उस कार्य का 3/4 हिस्सा कितने दिन में पूरा करेगा, 4 बचे 20, यानी कि 15 डेज। सवाल का आंसर है, आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। आपसे पूछा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कर ले। आप अगर देखोगे थोड़ी देर के लिए तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू इतनी है, और एक्स इंटू वाई 19 है, ठीक है। ये निकालना है, आप कुछ ना कुछ इसका स्क्वायर कर दो। तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, फार्मूला बेसिक फार्मूला। तो आप यहाँ पे क्या कर दो, इसको उधर ले जाओगे, 38 कम कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 38। आसान सवाल फिर से। अगला सवाल बोला कि ए ने एक वस्तु को बी को 25% के लाभ पे सेल किया। तो आपने बोला ए और बी लिख दो यहाँ पे। तो ए ने क्या किया, बी को 25% के लाभ पे इसको सेल किया है, ठीक है। बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए इसे सी को बेच दिया। अब बी ने क्या किया, इसको फॉरवर्ड कर दिया सी को, कुछ प्रॉफिट कमाया इसने, ठीक है। तो यदि सी का जो क्रय मूल्य है, सी ने जितने में खरीदा है, वो ए के क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है, ए के क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है। तो आपसे पूछा कि बी द्वारा अर्जित लाभ बता दीजिए। तो 125 से 5 की तरफ मूव करना है, और बेस वैल्यू 125 है, इंटू 100%। क्या आपको काटना आता है? बिल्कुल आता है। 25 पचे 125, और ये नीचे आएगा 25, 25 से आप काट लो 4 बार में, यानी 4% ये प्रॉफिट ऑफ बी है जब उसने सी को सेल किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आसान सवाल ये भी रहा आपका। ये सवाल देखने में थोड़ा लंबा लगता है, देखते हैं कैसा सवाल है ये। आनंद के बारे में कहानी है कि 5 घंटे के पहले अंतराल में, 5 घंटे की कहानी है, उसके पहले अंतराल में 50 किलोमीटर की चाल से इसने क्या करा है, एक निश्चित दूरी तय करता है। दूसरे अंतराल में उसने 20% की वृद्धि करी, जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी
तय करता है। ठीक है, वह तीसरे अंतराल में पहले 2 अंतराल की औसत चाल से दूरी तय करता है और दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी को तय करता है। तीनों अंतराल में पूरा करने में उसे कुल कितना समय लगा? ठीक है, आप मुझे बताओ, ये अंतराल का मतलब क्या हुआ? ये 1 घंटे की बात कर रहा है, कितने की बात कर रहा है? समझ ही नहीं आ रहा भाई। कुल कितना समय लगा, तीनों अंतरालों को पूरा करने में उसे कितना समय लगा? तो तीनों अंतरालों अनंत 5 घंटे के पहले अंतराल में एक निश्चित दूरी तय करता है, वो दूसरे अंतराल में उसने 20% वृद्धि करी, वो तीसरे अंतराल में। तो टोटल तुमने ये 16 घंटा कैसे निकाल दिया भाई? मुझे तो ये सवाल ही समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा लफड़ा वाला सवाल लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी किस तरह से मूव किया जाए। आनंद 5 घंटे के पहले अंतराल में, अच्छा पहले अंतराल क्या होता है यार? पहले घंटा होता है, पहला अंतराल क्या होता है? 50 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है, मान लिया हमने कि 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से फर्स्ट जो टाइम पीरियड है, फर्स्ट टाइम पीरियड, उसमें इतना का स्पीड है इसका, और एक डिस्टेंस मान लो डी, तुमने D1 तय किया है। ठीक है, फिर उसने चाल में 20% की बढ़ोतरी करी, मतलब कितना हो गया? 50 हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। और फिर उसने उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय करा है। 20% अधिक दूरी तय करा है, मतलब जितना जैसे D1 है ना, मान लो, तो D1 इंटू 6/5, 20% एक्स्ट्रा इसने तय कर दिया। इस सेकेंड टाइम की बात कर रहा है। वो तीसरे अंतराल को पहले 2 अंतराल की औसत चाल से करता है। तो इन दोनों का औसत चाल कितना हो जाएगा? 110 का आधा, यानी कि 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, और दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है। यानी डी अगर है D1 इंटू 6/5, इसका 10% एक्स्ट्रा, यानी कि 11/10 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 3 और ये 5, यानी कि 11 या 33/25 D1। ये तुम्हारा थर्ड का डिस्टेंस है। ठीक है, ये तुम्हारा थर्ड टाइम पीरियड का डिस्टेंस हो गया। तो तीनों अंतरालों को पूरा करने में उसे कितना समय लगा? अरे भाई साहब, कितना समय लगा? इसमें कुछ तो लग रहा है कि मिसिंग है, या तो कुछ मिसिंग है या फिर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये सवाल समझ में आता है तो एक बार कमेंट में जरूर करिएगा कि यहाँ पे मैंने कहाँ मिस्टेक करा है, और पहले आगे बढ़ते हैं वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मुझे लगता है कुछ तो मिसिंग है सवाल में, क्योंकि सीजीएल में कभी कभी होता है कि कोई सवाल मिसिंग हो जाती है या फिर सवाल गलत होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि मुझे कुछ गलत लग रहा है इसमें। ठीक है, कुछ देना चाहिए जिससे कि हम टाइम निकाल पाएँ। अगर हम डिस्टेंस दिया रहेगा तब तो हम टाइम निकाल पाएंगे। पहले 5 घंटे का अंतराल, ये थोड़ा सा अजीब सवाल लग रहा है। अगर आपको ये समझ में आए तो अवश्य बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, 9 नंबर सवाल क्या बोलता है कि क्यूपीएस जो है वो सिमिलर है, सॉरी ये कॉन्ग्रुएंट है एस आर क्यू। वेयर इज क्यूपीएस? क्यूपीएस, ये वाला ट्रायंगल एस आर क्यू, यानी कि एस आर क्यू इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। तो पी एस आर का मान ज्ञात करो। पी एस आर किधर है? पी एस आर, पी एस आर ये वाला पूरा निकालने के लिए कह रहा है, ये पूरा एंगल कितना होगा आपसे कह रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, एंगल क्यू जो है वो एंगल एस के बराबर होगा, तो एंगल क्यू किधर है? इस वाले ट्रायंगल में एंगल क्यू ये वाला है, और इस वाले ट्रायंगल में एंगल एस आपका ये वाला है ना? ठीक है, एंगल पी जो है वो एंगल आर के बराबर है। इस ट्रायंगल में एंगल पी है, इस ट्रायंगल में एंगल आर है। तो अगर मैं आर को निकालूं तो 106 में आप 12 कम करोगे तो ये बन जाएगा 94, और बाई 2, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 47। राइट, एक्स की वैल्यू आ गई 47, और ये पूरा एंगल भी तो 106 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो 12 कम किया 94/2, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 47। अगर एक्स हो गया 47 और ये तुम्हारा है 52, तो आप सॉरी, हाँ ठीक है, तो 106 और ये 52 कितना हो जाएगा बताओ? 106 प्लस 52, ये हो जाएगा 158। तो 60 70 80, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 22। और जितना ये वाली वैल्यू है उतना ही ये वाली वैल्यू है। ठीक है,
तो 106 प्लस 22 कितना हो जाएगा 128। तो 30 और 50 यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 52 डिग्री। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी मैं बोल सकता हूँ 52 प्लस 22, 52 प्लस 22 इज इक्वल टू 74 डिग्री। यही सवाल का आंसर है। बढ़िया सवाल है, जिससे मुझे एक्स की वैल्यू निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी, राइट। ये बस कंफ्यूज करने के लिए था, आपको सिर्फ 106 को देख करके 106 लिखना था और इस तरह से आप सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा सवाल है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोलता है कि आगे देखते हैं, जरा सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। कपास और खादी के कुल उत्पादन के मध्य कितना अंतर है? कपास और खादी के कुल उत्पादन के मध्य कितना अंतर है? ठीक है, कोई बात नहीं। तो कपास का आप एक काम करो, इन सबको कुल उत्पादन का जोड़ दो और खादी का आप कुल जोड़ दो और दोनों का डिफरेंस निकाल दो। तो 100, 200, 300, 20 और 14, 34 और 21, 35, 55 यानी कि 255 इसकी वैल्यू आ गई। सॉरी 355 इसकी वैल्यू आ गई। और 1, 2, 300, 18 और 20 38, या फिर 20 और 25 45 और 20 65 माइनस 2 63 यानी कि 363 इसकी वैल्यू आ गई। आप इन दोनों को माइनस कर दो यानी कि 8 इस सवाल का आंसर होगा। आपने क्या बोला कि कुल उत्पादन के मध्य कितना अंतर है, एवरेज तो नहीं पूछ रहा है आपसे, तो 8 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। एक घनाभ का जो आयतन है घन के आयतन का दोगुना है। तो घन के आयतन का दोगुना है घनाभ का आयतन, ठीक है। तो घनाभ का बीमा दे रखा है। तो अगर मैं 8 × 8 × 16 बोलूं तो ये बोलेंगे आप वॉल्यूम ऑफ घनाभ। तो अगर ये वाली जो वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स घन के वॉल्यूम के बराबर होगा, घन के वॉल्यूम के बराबर होगा। बोलो बोलो, 2 से कट जाएगा 8 बार में। आप मुझे बताओ घन का वॉल्यूम होता कितना है, 1 × क्यू, यानी 3 बार ए लिखा हुआ है 8, यानी ए की वैल्यू आ गई 8 मीटर। और ये ए है क्या, तो किसी घन का साइड लेंथ है, ये किसी घन का साइड लेंथ है 8 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। तो आपसे क्या बोला, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6 × ए स्क्वायर, 6 × ए स्क्वायर, यानी 6 × ए की वैल्यू 8 का स्क्वायर। तो आप बताओ 6 × 64, 6 छक 36, 6 चौको 24 यानी कि 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर, राइट, मीटर स्क्वायर। और ये सवाल का आंसर है। बढ़िया सवाल। आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में पी क्यू के बारे में कुछ लिखा हुआ है। पी क्यू आर ट्रायंगल में इस प्रकार उत्कीर्णित है। एक वृत्त इस ट्रायंगल में क्या बनाया गया है, जिसका बिंदु डीई एफ भुजाओं पर पी क्यू को स्पर्श करता है। यदि भुजाओं की लंबाई पी क्यू दे रखा है 18 सेंटीमीटर, वेयर इज पी क्यू। हाँ, ये पूरा पी क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा है कि वो 18 सेंटीमीटर के बराबर। क्यू आर 13 सेंटीमीटर, वेयर इज क्यू आर। ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक आपसे बोला कि ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। आरपी 15, ये पूरा आपका आरपी जो है यहाँ से यहाँ तक ये 15 सेंटीमीटर है। बढ़िया बढ़िया सवाल दिए हैं शिफ्ट में। तो पीडी की लंबाई क्या होगी, वेयर इज पीडी, वेयर इज पीडी। इस पॉइंट से लेके आपको इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। इस पीडी की लंबाई पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको x बोलूं तो ये भी x होगा। किसी एक पॉइंट से अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो दोनों का लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। तो ये x तो ये भी x हो गया, ठीक। वैसे अगर मैं इसको y बोलूं, इसको, तो ये y हो जाएगा। और अगर ये z बोल दूं मैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी z। और आपको z को ही निकालना है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां से बोलूं कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 13। y प्लस जेड की वैल्यू बता दो, y प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। और z प्लस x की वैल्यू कितनी है 18। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो 2 बार x, 2 बार y और 2 बार z, ठीक है। तो ये आने वाला है 15 और 13 28 और 18 38 और 8 46। अगर मैं 2 से काट दूं तो आप बोलेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई 23। लेकिन आपको तो सिर्फ z की वैल्यू निकालनी है। तो z की वैल्यू निकालने के लिए आप x प्लस वाई की वैल्यू को आप माइनस कर दो।
एक्स प्लस वाई है कितना 13, यानी कि 23 माइनस 13 10 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू का मान क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा में, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये तो तुम्हारा 1 ही होता है फॉर्मूले से। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की मासिक आय, अगर मैं इनकम की बातें करूं तो ये तुम्हारा 12,000 रुपया तुम्हारा इनकम है किसी व्यक्ति की। उसका मासिक व्यय जो एक्सपेंडिचर होता है इसका, वो 8,000 रुपया एक्सपेंडिचर होता है। अगले वर्ष उसकी आय में 10% और उसके व्यय में 8% की वृद्धि हुई, तो बचत में परसेंट वृद्धि निकालिए। बचत में आपको परसेंट वृद्धि निकालना है तो इसमें रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, 3:1 आप रेशियो लेके भी काम चला सकते हैं। तो हम क्यों ना 30:10 लिख दें, क्योंकि 10% अगर बढ़ाएंगे 10%, तो आप बताओ 30 बन जाएगा 33, और व्यय बढ़ाएंगे अगर 8%, तो 10 बन जाएगा 10.8। तो क्यों ना इसको हम 300 और 100 कर लेते हैं, तो 330 और 100 बन जाएगा 108। तो इस वाले केस में सेविंग कितना होगा बताओ। इस वाले केस में सेविंग्स कितने हो जाएंगे, 200 रुपया। और इस वाले केस में सेविंग कितना हो जाएगा बता दो, 212, राइट। 212 हो जाएगा। क्या मैं सही हूं, 222 होगा क्या, हाँ 222 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 222। तब तो जोड़ेंगे 108 तो 330, हाँ ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ 22 का बढ़ोतरी हुआ है। तो अगर बेस वैल्यू 200 है तो 22 बढ़ा है, तो अगर बेस वैल्यू 100 होगा तो कितना बढ़ेगा, 11। उसके बचत में परसेंट वृद्धि ज्ञात करो। मैंने कहा मिस्टेक कर रखा है भाई, अरे यार हट, माई मिस्टेक माई मिस्टेक। ये 100 नहीं बल्कि 200 होगा ना। ये 4 3 बार में कट गया, ये 4 बार में कट गया, 2 बार में कट गया, यानी 300 और 200 का अनुपात है। यानी 8% जब बढ़ेगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 216। माई मिस्टेक, माफ करिएगा, 216। यानी यानी आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट। पहले सेविंग कितना था बताओ, पहले सेविंग था आपका 300 माइनस 100 यानी कि 100, और अब जो है वो देख पाएंगे 114। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14% का। बेस वैल्यू अगर 100 है तो परसेंटेज निकालने की आवश्यकता नहीं है, 100% सवाल का आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। मुझसे मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे काटने में, रेशियो निकालने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि ए जो है वो बी से 3.5 गुना तेजी से कार्य करता है, मतलब ए की इफिशियंसी 3.5, तब बी की इफिशियंसी 1। ये तुम्हारा इफिशियंसी का रेशियो लिखा मैंने। और ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन कम लेता है, मतलब मैं कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच में अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूं तो इस इफिशियंसी का अपोजिट लिख दो, 3:5। आपने बोला कि ये 45 दिन कम लिया, तो 45 दिन की वैल्यू आप देख पाएंगे कि ये 1 और 3.5 मतलब 2.5 का डिफरेंस के बराबर है। तो आओ जरा मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ये चला जाएगा ऊपर, 25 से कर लो, 16 2 18। यानी ये 18 है क्या, तो आप बोलेंगे एक रेशियो का वैल्यू है ये 18। यानी मैं कह सकता हूं कि ए ने जो टाइम लिया है 18 दिन टाइम लिया है, और बी ने जो टाइम लिया है वो कितना लिया बताओ। बी ने टाइम लिया वो कितना लिया बता दो। तो हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है कि यदि ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो उसको कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात करें। तो ए और बी जब साथ में काम करेंगे तो फिर एलसीएम तो निकालना पड़ेगा दोनों दिनों काम का, ठीक है। तो 18 को अगर मैं 3.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 18 3 54 9 कितना हो जाएगा, 63। 63 यानी एलसीएम कितना हो जाएगा, 126। राइट, एम आई राइट, हाँ ठीक है। तो अगर मैं ए और बी को साथ में काम करवा दूं तो नंबर ऑफ डेज बताओ कितना लग जाएगा। इस 126 में इन दोनों के एफिशिएंसी के सम से डिवाइड करना पड़ेगा 4.5। तो क्यों ना इसको हम 4.5 के बदले क्या लिख दूं, 9/2 लिख देते हैं। ठीक है, 9/2। अब काटने में बड़ा आसानी हो जाएगा, आप देख सकते हैं 9 से एक बार में, 9 से 14 बार में। नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, 28 डेज। 28 डेज आ रही है। या तो मैंने इनका एलसीएम निकालने में गड़बड़ी किया है, कुछ तो मैंने मिस्टेक किया है।
आज मुझसे मिस्टेक बहुत हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ए बी से 3.5 गुना तेजी से कार्य करता है। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन कम लेता है। तो 45 दिन का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2.5 से, यानी 25, 18 दिन। मुझसे मिस्टेक हो गई ना, मुझसे मिस्टेक हो गया भाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, आप क्या देख सकते हैं, देखिए जरा। अगर मैं इनका काम निकालूं तो इस वाले केस में एलसीएम क्यों निकालना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफिशियंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। इफिशियंसी इंटू नंबर ऑफ डेज, ये टोटल काम हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, इन दोनों के इफिशियंसी के सम से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो 3.5 का मतलब 7/2, और ये 18, और ये बन जाएगा 9/2। तो आप जरा काटो तो फिर से, 9 गुना 2 18, फिर 2 से ये कट जाएगा, 72 इंटू 14 डेज। ठीक है, 14 डेज। सही है ना, लेकिन पहले वाले से आंसर क्यों नहीं आया? पहले वाले से भी आंसर तो आना चाहिए। 18 और 63, ये नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं ए और बी को अलग अलग, तो इन दोनों का एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत हुआ है क्या मुझे? 18 और 63 का एलसीएम कितना हो जाएगा? कभी कभी छोटे छोटे सवाल ना बड़े दिमाग खराब कर देते हैं यार। डायरेक्ट 9 से काटो तो 2, और ये 7, 9 दूना 18, और ये 7, ये तो 126 ही आ रहा है। ये तो 126 ही आ रहा है। 3 6 जा, और 3 2 1, 3 2 7, 14 9 जा, 126 ही आ रहा है यार। ठीक है, 126 ही आ रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ मुझसे मतलब गड़बड़ी हो रही है। हमने यहाँ पॉइंट भी ले रखा है ना। आप एक काम करो, अगर मैं इसको उस तरीके से भी सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। इस तरीके से तो आंसर आ गया। अगर मैं एलसीएम में लिखता हूँ 126, 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, इसका हम लोग ऑपरेशन कर देते हैं। तो अगर 126 में एलसीएम लेके चलता हूँ, तो ए और बी की जो इफिशियंसी होगी वो कितना हो जाएगा? तो 18 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 7, और इसका जो मैंने निकाला तो कितना हो जाएगा 2। यानी जो इफिशियंसी 3.5:1 था, अब उसको हमको लेना पड़ेगा 7:2। तो 126/9 करोगे तो ऑफ कोर्स 14 डेज। इस तरीके से भी आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो कहाँ हम लोग मिस्टेक कर रहे थे आपको पता चल गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया। कौन सा विकल्प एक सही त्रिकोणमितीय सर्वसमीका नहीं है? तो ये तो फॉर्मूला है भाई। कौन सा सही नहीं है? ये प्लस करने पे आता है 1, ना कि माइनस करने पे, तो ये हमारा गलत है। आगे बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है कि जीवा है जो पी पर मिलता है। आपसे क्या बोला कि सी डी की वैल्यू 8। सी डी किधर है? ये से लेके ये वाली वैल्यू आपको 8 दे रखी है। ठीक है, पीबी, वेर इज पीबी? ये भी तुम्हारा 8 दे रखा है। और ए बी निकालना है, पीडी 10 है। ये पीडी भी 10 है, तो आपको ए बी निकालना है। ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आपको फाइंड करनी है। तो आओ लगाते हैं फॉर्मूला। अगर मैं इसको x मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो आप इस पॉइंट से काउंट कर लो। x प्लस 8 इंटू 8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 8 यानी कि 18। क्या मैं सही कर रहा हूँ? ठीक है, कोशिश तो सही है हमारी। 4 और ये हो जाएगी 5। ठीक है, 2 से काट लो 2 बार में, और ये 9 बार में। यानी x प्लस 8 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी बताओ? 9×5=45/2, यानी कि 22.5। यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी, 8 कम करेंगे तो 14.5 सेंटीमीटर। और ये आपके सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है आपको, तो आप बता दो कैसे कर पाएंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी 20। 20 कम किया 30 में, यानी कि 10। तो 20 और 10 30। 30 कम किया 50 में, यानी कि 20। इस सवाल का आंसर है। आसान सा सवाल, इजीएस्ट क्वेश्चन।
फिर से आपका आ गया है व्यंजक का मान ज्ञात करिए, फिर से आपका सिंप्लीफिकेशन है। तो आप इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, जो मन करे ए और बी की वैल्यू पटक दीजिए, ठीक है। इससे आपका सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि ए की वैल्यू को 0 रखता हूँ, या फिर बी की वैल्यू को 0 रख दीजिए, जो मन करे आपका वो कर दीजिए। लेकिन अगर बी को ए को रखना ज़्यादा सही है, ए की वैल्यू को 0 रखना ज़्यादा सही है। ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो ये क्या बन जाएगा आपका -2b इंटू बी, -2 इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। -2 इंटू बी स्क्वायर प्लस ये b इंटू -3b, तो -3b स्क्वायर, ठीक है। फिर इस वाले केस में आ जाओ आप, ये बन जाएगा -b इंटू -5b, तो +5b स्क्वायर। अब 2b स्क्वायर 3b स्क्वायर माइनस में हो जाएगा -5b स्क्वायर, कट के हमारा 0 आना चाहिए, कट के हमारा 0 आना चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने a को 0 रख दिया, मेरा मानना ही गलत था, तो यार सारे वैल्यू कितने हो जाएंगे 0। सब में a दिया हुआ है, सबकी वैल्यू 0 आ रखी है, मतलब हमको a छोड़ के कुछ और मानना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, a छोड़ना पड़ेगा, a की वैल्यू को 0 छोड़ के कुछ और मानना पड़ेगा। थोड़ा टाइम टेकिंग सवाल ये है, बिल्कुल है, कोई बात नहीं। हम एक काम करते हैं, a की वैल्यू को 1 लेते हैं और b की वैल्यू को अगर मैं a की वैल्यू 1 लेता हूं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा फिर से। हम एक काम करते हैं, b की वैल्यू को 0 लीजिए, क्योंकि b सिर्फ इस वाले में आ रहा है, फर्स्ट वाले में नहीं आ रहा है, ठीक है। और a की वैल्यू को थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। a की वैल्यू अगर मैंने लिया तो फिर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों सेम हो जाएगा, फिर ये और ये सेम हो जाएगा। ये तो बड़ा बढ़िया सवाल है यार। हाँ, दोनों को अलग अलग आपको लेना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू को 1 और बी की वैल्यू को 2 ले लिया मैंने, ठीक है। तो आओ जरा सॉल्व करते हैं। ए -1 -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। फिर आगे बढ़ते हैं, बी 2 -3 यानी कि -1 प्लस ए प्लस बी यानी कि 3 इंटू ए माइनस 3b यानी कि 1 -3 दूना 6 यानी कि -5। कितना हो जाएगा -5। फिर माइनस यहाँ लिखा हुआ है, ये जो b-3 है यानी कि 2 इंटू 3 -1 हो जाएगा, और इंटू ये 4a यानी कि 4 -10 यानी कि -6 हो जाएगा। आप ये करोगे -3 इंटू -1 बनेगा 3, प्लस प्लस क्यों, माइनस हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा, बताओ, -3 और -1 माइनस +3, -5 3 15, और ये हो जाएगा -6, क्योंकि +6 इंटू माइनस कितना हो जाएगा -6। बड़ा अजीब व गरीब सवाल है ये। 3 -21 यानी कि ये बन जाएगा -18। अब आप ए और बी की वैल्यू को रख के देखिए किस ऑप्शन में -18 आपका मिल रहा है। तो अगर हमने ए यहाँ रखा तो ये सबकी वैल्यू ये 10 बन जाएगा, ये 10 बनेगा, ये 8 बनेगा और ये 8 बनेगा। 10 -14 गुना ए बी 28, ये कितना हो जाएगा बताओ, -18। पहले वाला तो मिल रहा है। ये देखो अब -4 इंटू 1 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 यानी कि 8, इसकी वैल्यू 2 आएगी, तो ये मुझे नहीं चाहिए। यानी 10 इंटू ए इंटू बी यानी 20, 8 प्लस 20 यानी कि तो 28 आएगा। ये भी हमारा सवाल का आंसर नहीं हो सकता। और 8 -10 इंटू 1, 10 इंटू 1 इंटू 2 यानी कि 20, ये -12 आ रहा है। तो चारों ऑप्शन यूज करके देखा हमने, -18 जो है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है। तो दिस इज द ओनली ऑप्शन। ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि वैल्यू पुटिंग भी सही तरीके से करना पड़ेगा आपको। वैल्यू पुटिंग सही तरीके से नहीं करेंगे तो सवाल का आंसर आप अच्छे से नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। फिर से आपका आ गया बोर्ड मास। तो -6 -9 -16 यानी 7 में से आप एक काम करो, साथ साथ कट जाएगा, -9 बचेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 5 14 हो जाएगा। 8 में से कम की 14 यानी कि ये बन जाएगा -6। -6 को अगर मैं क्या करूं, ये बन जाएगा पूरा -6, ठीक है। ये कितना बनेगा, -6, और ये माइनस बाहर है,
ये 3 आ गया, मैं ज़रा और स्पेस लेके चलता हूँ, ये पूरा वैल्यू कितना आ गया था, -6, उसके पहले भी माइनस है, ये 3 है, ये +1 इंटू 5 डिवीज़न 10, ठीक है। अब पहले हम डिवीज़न करते हैं तो 5 से कट जाएगा 2 बार में, 2 इंटू 1 2, +3 +6, यानी 6 3 9 2 11 इस सवाल का आंसर है, ठीक है। प्लस माइनस और ये सब करके ना कंफ्यूज कर देता है ये। यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, आप देखो जरा, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं और ए अकेले उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 60, इफिशियंसी 3 और ये 2, इसकी इफिशियंसी 1 होगी, 60/1 यानी कि 60 डेज इस सवाल का आंसर है। आसान सवाल। एक कक्षा में 5 लड़कियों का वजन दे रखा है, तो इनका औसत निकालना है। अरे भाई साहब, तो आप जरा देखो, 4 4 8 और 6 14 और 5 19 और 5 कितना हो जाएगा 24, 240, 9 2 11 1 12, 8 20 और 5 25/5, 5 से कट जाएगा 5 बार में, और ये कट जाएगा 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, यानी कि 53 kg ये तुम्हारा एवरेज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुज और अनूप अपनी अपनी कारों को स्थान ए से स्थान बी तक यात्रा करनी है। अनुज और अनूप दो हैं, दोनों को अपनी अपनी कारों से क्या करना है, यात्रा करना है। अनुज जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है, जबकि अनूप जो है ना वो 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और प्रत्येक 15 मिनट के 4 पड़ाव लेता है। यदि अनुज को, वेर इज अनुज, हाँ ठीक है, अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगते हैं। इसको बोलता है कि 8.5 घंटे लगते हैं, लेकिन इस 8.5 घंटे में आप बताओ 10 मिनट के 3 पड़ाव लिया, यानी कि एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा इसका, 8 घंटा। तो 70 इसका स्पीड है, 8 घंटा गाड़ी चलाया, मतलब 8 7 56 यानी कि 560 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो बताइए कि अनूप को बी तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। तो आप बताओ, इतना स्पीड इतना डिस्टेंस, आप जरा टाइम निकालो तो, आप जरा टाइम निकालो तो 80 से डिवाइड किया हमने 560 को, तो आप कहेंगे 7 घंटा। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि 15-15 मिनट के ये 4 पड़ाव लेता है, मतलब 4 बार रुकता है, तो 15 चौका 60 यानी कि 1 घंटा और लेगा रुकने की वजह से। इसका एक्चुअल टाइमिंग कितना लग जाएगा, 8 घंटा, और ये सवाल का आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका दे रखा है कि सेक ए प्लस टेन ए की वैल्यू है 3, तो कौसे क्या हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, सेक ए प्लस टेन ए अगर 3 है, तो आप बताओ सेक ए माइनस टेन ए 1/3 हो जाएगा बाई यूजिंग आइडेंटिटी। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, 2 इंटू सेक ए की वैल्यू आ गई है 3 + 1/3, यानी सेक ए की वैल्यू आ चुकी है 3 + 3 9 और एक 10/3, 2 ले आओ नीचे, 2 × 10, यानी सेक का उल्टा कॉस और 5/3 का उल्टा 3/5, ये इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। साधारण ब्याज पर 6400 की राशि जो है 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, यानी अगर ये 84 होता तो बोलते हैं कि 2000 रुपये बढ़ा है, लेकिन कितना कम है तो आप बोलेंगे 80 कम है, यानी कि 1920 रुपया तुम्हारा 3 साल का इंटरेस्ट है। तो 1 साल का इंटरेस्ट निकालो जरा, 3 छक 18, 3 चौका 12, 0 यानी 640, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10%। तो आपने बोला कि उसी दर पर 5 वर्ष में 7200 रुपए की सॉरी राशि कितनी हो जाएगी। 10% 1 साल में, तो 5% में 50%, तो 7200 का 50% हो जाएगा 3600, दोनों को जोड़ देंगे तो 7200 कितना बन जाएगा, 10800, 10,800 रुपया ये 7200 रुपये का देना पड़ेगा। और ये सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको हर बात समझ में आई होगी। एक सवाल जो बीच वाला जो था मेरे पास, वो पता नहीं कैसे था, उसका आप लोग कमेंट कर देना अगर मैंने कुछ गलती किया होगा तो। बाकी हमने हर सवाल को सही तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।